हेलो मित्रजनों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक काम करते हैं जो पीटर लिंच की हम लोग किताब पढ़ रहे थे, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल, जो उनका जो 17वां चैप्टर है ये। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर लंबा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पेशेंस रखें। और जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, है ना। कि जो आपको जो किस किस कैटेगरी के स्टॉक्स को कब बेचना है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कब खरीदना है कब बेचना है। मार्केट टाइमिंग को लेकर खासकर बोल रहे हैं, और ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आज भी मार्केट गिरा है, या मान लीजिए इधर में गिरता ही रह रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पीटर लिंच क्या कहते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट फॉर योर अनडिवाइडेड अटेंशन। तो पीटर लिंच कहते हैं कि इतना सब कुछ बखान करने के बाद, जो किताब में अभी तक जो हम लोग चर्चा किए हैं, मैं एक मार्केट टाइमर की तरह नहीं बात करना चाहता कि स्टॉक्स को खरीदने का बढ़िया समय क्या है। क्योंकि बेस्ट समय खरीदने का वही दिन होगा जिस दिन आपको लगा कि भाई बढ़िया चीज़ मिली है, सस्ता सौदा है ना, सही दाम पर मिल रहा है। जैसे किसी डिपार्टमेंट स्टोर में आप जाके खरीदते हैं, अक्सर हम लोग सामान के लिए करते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि दो ऐसे मौके होते हैं जब आपको बढ़िया सौदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पहला, टेक्स्ट हार्वेस्टिंग के दौरान जो बिकवाली का मौसम होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हम लोग भी अभी देखेंगे जैसे जनवरी टू मार्च यहाँ पे जो होगा। और दूसरा, जब मार्केट कोलैप्स करा है या करेक्ट करा है एकदम धड़ाम से, क्यों, ठीक है ना। तो ये अभी भी आप कह सकते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। हालांकि निफ्टी 22,000 वाला तो नहीं है अभी, पर फिर भी इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ निफ्टी होल्ड कर रहा है, इससे मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर में पूरा रिवाइवल हमने देखा है। जो है ऑल टाइम हाई अभी निफ्टी तो लगाया था, उसके बाद अभी थोड़ा सा अभी वो सॉफन हुआ है। पर अभी हम ये कह सकते हैं कि जो है बड़े बड़े प्लेयर जो है प्लेयर्स आपस में भिड़ रहे हैं। चाहे अमेरिका दादागिरी कर रहा है, वेनेजुला को लेना, ग्रीनलैंड को लेना, या जो भी एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे चाइना और ताइवान वाला, रसिया को यूक्रेन दे दिया, ये जो भी डील हो रही है, और इसराइल और सऊदी को एक तरह से मान लो फ्री करना कि मिडिल ईस्ट में करना, ये सारी चीज़ें। और यूएस का जो इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि डेट है, उसको वो किस तरह से करना चाह रहा है, हार्ड एसेट का वापस रिसर्जेंस, जो डॉलर का वीक होना, तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुआ है वो एक वोलेटिलिटी लाता है मार्केट में। और उस वोलेटिलिटी के कारण इक्विटी मार्केट जो है, खासकर इमर्जिंग मार्केट की, आपको इसमें प्रेशर देखने को मिला है। जब पिछले साल तो हम लोग के पास अर्निंग्स भी नहीं थी, नाउ द अर्निंग्स हैव स्टार्टेड टू कम, है ना। खासकर ये जो मे बी दिस वोलेटिलिटी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि दिस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीप स्टेट के द्वारा ऑर्केस्ट्रेट हो रहा हो या जो भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। पर ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं गॉज कर लिया था, दिस स्लो डाउन, एंड इट हैज़ प्रूडेंटली कट द जीएसटी एंड ट्राई टू रिवाइव द कंजम्पशन। तो और हम लोगों ने मतलब कि रेट कट भी चालू किया था। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग कंसंट्रेट करते हैं बुक पे, कि जो भी ये सारी डेवलपमेंट है उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। पर ये आप कह सकते हैं कि जो वोलेटिलिटी आई है उस वक्त में आपको जो है अच्छी अर्निंग्स वाली कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी आपको मिलेगी सस्ते पे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे पहला है टैक्स हार्वेस्टिंग के दौरान, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड में क्या होता है, मतलब कि आप ये साल के एंड वाला जो नए साल के शुरू होने से पहले समय जो होता है, तो ब्रोकर लोग भी सैर सपाटा करने जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर में वह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए कोशिश करता है ना। तो जो भी पनौती शेयर वगैरह होता है वो बेचता है। इंस्टीट्यूशन वाले भी अपने कलेश को काटते हैं। तो यह जो मिलजुल कर बिकवाली आती है बाजार को नीचे ले जाती है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे शेयर मार्जिन में भी ले रखे हो, एक को बेचना दूसरे के लिए बेचने के लिए, क्योंकि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहाँ से लाओगे, फिर अपना होल्डिंग बेचोगे, तो उसमें अच्छा भी बिक जाता है। तो ये सारी चीज़ें होकर बाजार में मतलब एक बिकवाली लाता है, और उस वक्त में आपको शेयर्स अच्छे भी आपको कम दाम में मिल सकते हैं। दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि आप मौका जो है गिरे पड़े बाजार में, क्योंकि अगर जब आपका मौका मिलता है आपको, जब बाजार में गिरा हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त में आपके कान में ये गाना बजना चाहिए कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, ठीक है। तो ये गाना प्रॉपरली थोड़ा सा गा के सुनाऊंगा अभी छोटा सा बाद में। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरा जो मौका है बाजार में उसको क्यों भुलाना चाहिए, क्योंकि अगर जब आपका पेट कह रहा है कि भैया बेच दो, जीरो हो जाएगा, और उस वक्त आप हिम्मत दिखाकर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करें, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, न भूतो न भविष्य, जो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पीटर लिंच जो कह रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ, अपने से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रेट कंपनीज जो है दैट गेव यू ए सेकंड चांस इन मार्केट ब्रेक्स, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने मतलब कि इसमें जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, मतलब अपने ग्रोक से या परप्लेक्सिटी वगैरह यूज़ करके, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी ऐसी कंपनी हो सकती है जो इस यंग फेज में और ग्रोथ दिखा सकती है, या जिसका रिवाइवल हो सकता है। तो इस तरह मैंने मतलब कि बहुत सारा एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, जो कि एक वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। बट जैसे इसमें एग्जांपल बताते हैं, जेन्युइन पार्ट्स, जैसे ऑटो पार्ट्स की कंपनी है। अब हमारे यहाँ जैसे मदरसन है, बॉस्क है, प्रिसीजन कैमसाफ्ट है, यूनो मिंडा है। तो इस तरह की जो कंपनी है उसमें अगर मान लीजिए नीचे चला गया है तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वो डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टेलीडाइन था, जनरल सिनेमा था, एबॉट लैब्स जो हमारा फार्मा के लिए है। इसमें एबॉट लैब में क्या है कि आपके पास फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, जो आप आज के डेट में देखते हैं हम लोग कि हम लोग विटामिन ई या बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रास्यूटिकल चालू हो गई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलिमेंटल कैल्शियम,
और जो है B12 फोलेट ये वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग, तो सप्लीमेंट्स के रूप में बहुत सारी चीज़ ले रहे हैं, तो जो न्यूट्रास्यूटिकल उसको बोलते हैं। और डायग्नोस्टिक्स भी है, जैसे एक्यू चेक और ये वो कई तरह के BP मॉनिटर ये सब चालू हो गए हैं। तो उस तरह का भी काम करता था एबॉट लैब्स, तो उसमें भी मतलब रिवाइवल हो गई। तो हमारे यहाँ पे भी मतलब एबॉट इंडिया ही है, पर वो अच्छा खासा वैल्यूएशन पे है। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब एक हमारा जाइडस लाइफ साइंस है, जाइडस वेलनेस है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो क्या है। जैसे यहाँ पे ब्रिस्टल मायर्स या ऑन्कोलॉजी फार्मा के लिए मतलब जो था, तो यहाँ पे मतलब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी थीम वापस खड़ी भी हो गई थी एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे। तो अब जाइडस ब्रिस्टल मायर्स है ऑन्कोलॉजी फार्मा में, तो यहाँ पे हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन हो सकता है, बायो कौन हो सकता है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी करता है जो है, आप कह सकते हो ऑन्कोलॉजी फार्मा में, जिसका मेजर रेवेन्यू एक्सपोजर है। ठीक है, फिर हेंज जो है सॉस की कंपनी थी, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो है, तो हमारे यहाँ पे कौन हो सकता है। अभी आजकल डेट में आप देख रहे होंगे लिस्टेड नहीं है एक प्लेयर, वीबा वीबा फूड्स, तो वो जो है QSR में जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स वगैरह है उसमें आपको उसका कैचअप मिलता है, तो अगर वो लिस्ट होगा तब उसके लिए देख सकते हैं। तो यू विल हैव टू हैव एन आई फॉर दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जैसे मैकडोनाल्ड है, तो वो भी मतलब वो एग्जांपल बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी क्या हो सकता है, देवयानी इंटरनेशनल बहुत पहले से ही है, तो वो जो है मतलब ये नहीं है कि सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको अभी हमको उसी जो है, देखिए 3 फेज बात किए थे हम ग्रोथ कंपनी का, एक स्टार्टअप फेज, एक रैपिड एक्सपेंशन फेज और एक सैचुरेशन फेज। तो बहुत सारी जो US बेस्ड कंपनी है उसका एक मॉडल इंडिया में जो चल रहा है वो हमारे सैचुरेशन फेज में होगा, तो दैट विल नॉट बी ऑफ एनी इंटरेस्ट टू अस। और जो स्टार्टअप फेज में है, जैसे अगर आप स्विगी कह सकते हैं या ये हो सकता है, इसमें आप मतलब कि पोर्टफोलियो का एक छोटा मोटा हिस्सा रख सकते हैं, बड़ा हिस्सा नहीं रख सकते हैं। और रैपिड एक्सपेंशन फेज में आप कह सकते हैं जोमेटो है। ठीक है, अब उसका वैल्यूएशन कभी गिरा पड़ा मिल जाए तो उसको आप झप लीजिए। ठीक है, तो जिसने झपा था, जैसे 50 रुपये तक आया था उस समय झप लिया था, तो उसके पास अच्छा खासा हो गया, तो वो रैपिड एक्सपेंशन फेज में चल रहा है। उसी तरह और भी है, अर्बन कंपनी है, और भी बाकी लोग हैं जो रैपिड एक्सपेंशन फेज में चल रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। बट वैल्यूएशन हैज़ टू बी कंसिडर्ड, है ना। तो जैसे इथर आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर है उसको भी मतलब कि अच्छा कर रहा है, तो उसको भी वैल्यूएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। प्योर प्ले EV अगर खेलना है तो आपको, अदरवाइज सबसे बड़ा मार्केट जो है उसका है आपका TVS का, बट इट्स नॉट प्योर प्ले, वो आपका IC इंजन भी है। तो हम लोग का मैकेनिकल बैकग्राउंड है, तो पता है कि हाँ भाई IC इंजन जो है दैट इज वन ऑफ द थिंग विच इज नॉट गोइंग टू गेट, मतलब इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ठीक है, खासकर अभी जिस हिसाब से फिर से रिन्यूएबल और सोलर और इसका जो है पोपट बज रहा था वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वापस इस जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि 1987 की बिकवाली में आपके पास मौका था बहुत सारी कंपनियों को, जिसकी मैं बात करता हूं, उसको सस्ते में खरीदने की। 1000 अंक की लुढ़क जो है 1987 गर्मी और सर्दी के बीच में जो हुई थी, तो वो बहुत सारा पैसा उड़ा दिया मार्केट में। तो अभी भी हम लोग जैसे 2-3 महीने अभी ये जो जिस तरह चल रहा है 500% टैरिफ लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमको एक बार डिप देखने को मिल सकता है। ठीक है, मगर आप टाइम नहीं कर सकते, हो सकता है अप्रैल से ही हमारा जो है मार्केट पूरी तरह रिवाइव कर जाए। और ये सारी चीज़ें इन लोगों के हाथ में है। जो अब मान लीजिए US वेनेजुएला का तेल ले लेगा, उसके बाद वो तेल का दाम मार्केट में एकदम कम कर देगा, और जो रिसोर्सेज हैं वो सारी लेके अपना डेट थोड़ा सा कम करके, उसके बाद वो कैसे कम करेगा, फिर वो नोट छापना चालू कर देगा रेट कट करके, है ना। और सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, सबसे पहले पैसा मिलेगा गोल्डमैन सैक्स को, JP मॉर्गन को, जो भी इसके चलाते हैं ये लोग जो है, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक। तो ये लोग जो है मतलब पैसा जहाँ से ओरिजिनेट होता है इनके पास ही मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं, खरीदेंगे, फिर इमर्जिंग मार्केट की इक्विटी खरीदेंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, तो ग्रोथ वाली कंपनी के पास जाएंगे। तो आप जब बेच देंगे, यही लोग डराते हैं, यही लोग डराते हैं कि भाई बेच दो, बैंक में रखो, ये क्रैश करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब आप बेच दोगे तो उसके बाद फिर यही लोग आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक मनी, है ना। मगर आप अगर अपने डिसिप्लिन के साथ स्टिक करेंगे एंड यू स्टिक विद गुड कंपनीज, और जिसको मतलब थोड़ा आइसोलेट रहे एक्सपोर्ट से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें से, और जो आपका मतलब डोमेस्टिक है हमारी, खासकर जैसे ज्वेलरी है, हार्ड एसेट जो अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अच्छा उल्टा ग्रो कर रही है। तो उसकी ही बात करते हैं यहाँ पे कि बहुत पैसा उड़ा दिया, पर असल में जो भी कंपनी नीचे की सूची में बताता हूँ वो सारी स्वस्थ थी, लाभ कमा रही थी, और बहुत जल्दी उनमें रिकवरी आ गई। मैंने जहां तक हो सकता था फायदा लिया इसका। ठीक है, वो कह रहे हैं पीटर लिंच। जैसे कैपिटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में ड्रेफूस एक कंपनी थी, वो कह लिए पहले मिस कर गया था मैं, पर इस बार मैं चूकने वाला नहीं था। 2 बार बुड़बक बन जाता तो शर्म की बात होती। ड्रेफूस को $16 का बना दिया था बाजार में पीट कर, है ना। कहाँ से जो है $45 का कंपनी को $16 पे पहुंचा दिया, और वापस जो है वो 25.25 हो गया। मतलब जब नीचे आप पकड़ेंगे तब उसको फायदा होगा। ठीक है, तो कर्जा को माइनस करके भी उसके पास $15 पर शेयर था। तो अगर आप देखें तो बोला रिस्क कहाँ था, अगर $16 में अगर $15 पर शेयर अगर कैश ही है आपके इसमें बैलेंस शीट में, तो रिस्क कहाँ है। तो ये आप देख लिए। ठीक है, तो बोले कि फिर बोले कि क्या स्टॉक मार्केट की क्राइसिस से ड्रेफोस की कोई दिक्कत होगी। बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के मनी मार्केट में ले गए, और ड्रेफोस उसको भी मैनेज करता था। जैसे अपना आनंद राठी है, ये ब्रोकर भी है और वेल्थ मैनेजमेंट भी है। तो भाई साहब क्या करेंगे, आप इधर से निकाल के मनी मार्केट में ले जाएंगे, तो मनी मार्केट में ले जाएंगे तो भी वो मतलब कि वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह में जो है उसमें भी वो रहेगा। ठीक है, तो आजकल अभी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाला भी चल रहा है स्कीम। ठीक है, तो उसमें भी मतलब कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये वेल्थ मैनेजमेंट वाले भी तो अभी उभर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे वो बोलते हैं कि इसमें एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि 1987
ये जो हाई था वॉलमार्ट $41 का था, वो 1987 के लो में $20 का हुआ, फिर रिकवरी कर लिया $31 तक। ड्रेफूस 45 से 16, फिर $25। एल्बर्टसन जो 34 से 21, फिर $36। होम डिपो 28 का 12 हो गया और फिर वापस 28 का हो गया। टॉय R&U 42 का 22 हुआ, फिर 38 का हो गया। कोका कोला 53 से 28 हुआ, फिर वापस 43 हो गया। तो इस तरह से वो बहुत सारी कंपनी का नाम बताते हैं, तो जो कि मतलब नीचे घटी फिर वापस रिकवर कर गई। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है कि तो भाई कब बेचना चाहिए, ठीक है, तो बेचना कब चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको पता चल गया है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने वाले हैं या फिर रिसेशन आने वाला है, तो आप बेच दीजिए। पर ये क्या दोनों आपको बता के आएंगे? ये दोनों आपको बता के नहीं आते हैं, यही इसके साथ दिक्कत है। ठीक है, तो बोलते हैं कि बड़े से बड़े विचारशील सियाने लोग और धैर्यवान इन्वेस्टर भी एक बार बहक जाता है जब किसी आलोचक की बेचो बेचो वाली चिल्ला मिल्ली चिल्लाहट सुनता है, तो वो बेच देता है या बहक जाता है। तो मुझे ये पता है क्योंकि मैं खुद भी कई मल्टीबैगर में समय से पहले निकल गया हूँ, है ना। ये कह रहे हैं पीटर लिंच। 1977 में मैगलन का कार्यभार संभालने के बाद वार्नर कम्युनिकेशन की ओर मैं आकर्षित हुआ कि हाँ भैया टर्न अराउंड का मौका है, भांप लिया मैंने और फंड का 3% निवेश भी कर दिया। $26 में मैं किया। अब कुछ दिन बाद मुझे एक टेक्निकल एनालिस्ट का फोन आया जो वार्नर को ट्रैक करता रहता था, मुझे पता था, और गलती से मैंने उससे पूछ लिया कि भैया तुम जो ट्रैक करते हो तुम्हारा क्या नजरिया है वार्नर को लेकर। और उसने बिना हिचकिचाहट ये कह दिया स्टॉक बहुत ऊंचा है, स्टॉक इज एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड। आज तक मैं भूला नहीं वो शब्द कि स्टॉक इज एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड। तो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट की एक दिक्कत यह भी है कि अच्छा हो बुरा हो, खोपड़ी में कोई बात घर कर जाती है, धंस जाती है। ठीक है, तो उसको आप दिमाग से निकाल नहीं पाते हो। किसी ने कुछ कह दिया, उसका दिमाग जो है आपके दिमाग में धंस जाता है। तो किसी दिन किसी समय आपको वह रिएक्ट करवा के छोड़ेगा। ठीक है, 6 महीने बीत गए, $26 का $32 ही हुआ था। मैं चिंता में था कि भाई अगर $26 में वो ओवर एक्सटेंडेड था, ऊंचा था, तो फिर $32 में तो हाइपर ऊंचा हो गया। तो मैंने फंडामेंटल चेक करा, कोई भी फंडामेंटल तर्ज पर कोई फर्क नहीं था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो मेरा उत्साह है वो कम नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया और कुछ दिनों में वो $38 का पहुंच गया। तो बिना कोई दिमाग मेरे सोचा कि भाई जब 26 पर ऊंचा था, 32 पर महा ऊंचा था, तो $38 पे तो महा महा ऊंचा हो गया और मैंने बेच दिया। और वहां से वो $50 गया, $60 गया, $70 गया, $180 तक गया। 1977 का अगर अटारी वाला कांड नहीं होता तो वो $180 तक गया था, पर 180 के बाद अटारी का कुछ केस हो गया तो $76 पे पहुंच गया वापस। तो मगर मैं जहां बेचा था $38 में, वहां से तो भी $76 तो मैं दुगना बनाता ना। ठीक है, तो अगर मैं इस कांड में फंस भी जाता, निकल भी नहीं पाता ऊपर टॉप में, तो भी मैं दुगना तो बनाता। तो मैंने सोचा भाई चलो सीख लिया, ये गलती से सीख लिया। पर टॉय R&U जो फास्ट ग्रोवर था उसमें भी मैंने यही गलती करी। ये पहले से प्रूवन था कि प्रॉफिटेबल धंधा है, एक मॉल के बाद दूसरे मॉल में भी फैल रहा है। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया कि स्टोर्स विजिट कर चुका था, बड़ा पोजीशन लिया, $1 पर शेयर पे माल उठाया मैंने, बहुत सारा ठीक ठाक ले लिया और शेयर बढ़ने लगा। तब तक मेरे सुनने में आया कि भाई एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो मिल्टन पेट्री बोल के, वो 20% टॉय R&U का शेयर उठाया है, इसलिए दाम बढ़ रहा है। वह खरीदना बंद करेगा तो ठंडा हो जाएगा शेयर, फिर नहीं चलेगा। वो $5 पर खरीदना बंद किया और मैं भेज दिया कि भैया अब तो नहीं चलेगा। उसके बाद वहां से वो $25 तक गया। 1985 में ये $25 तक गया। अब मैं भी $1 का तो $5 बनाया था, अब मैं क्या कहूँ। हम सबको तो वही कहावत पढ़ाई गई है कि भैया प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लो, कल हो ना हो। तो यहीं पे एक जो गाना मैं बोला था आप लोग को, कि जो गाना बजता है हम लोग के दिमाग में, जो पीटर लिंच बता रहे भाई कि हर घड़ी बदल रही है शेयर जिंदगी, हरा है अभी कहीं लाल ना हो जाए कहीं, हरा शेयर यहाँ जी भर बेचो फिर से हरा कल हो ना हो। तो वही वाली बात है कि जब तुमको सही स्टॉक मिल गया है तो फिर ये सब कांड मत करो। ठीक है, कि हरा वाले को बेच दो कि लाल हो जाएगा, होगा होगा। सही स्टॉक मिल गया और तुम खरीद भी लिए हो, हर सबूत तथ्य ऊपर का इशारा कर रहे हैं और हर कुछ तुम्हारी दिशा में काम कर रहा है, तब बड़े शर्म की बात होगी बेचना। ठीक है, तो आज के डेट में भी जो अच्छी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, अर्निंग ग्रोथ दिखा रही है, अच्छी पेडिग्री की है, टाटा कंपनी की है, या इस तरह की कुछ मतलब जिंदल जी की है, या जो भी है, तो क्यों बेच रहे हो। ठीक है, 10 लाख का 5 गुना 50 लाख होता है, पर 50 लाख का 5 गुना 2.5 करोड़ होता है। 2.5 करोड़ आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि 25 बैगर का मिलना तो फंड मैनेजर के जीवन में भी बार बार नहीं होता। तो हमारे जैसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो जीवन में समझ लो एक या दो ही मिलेंगे इस तरह के। ठीक है, मौका आएगा जो 25 बैगर देगा। तो जब इस तरह का मौका मिला है, कोई ऐसा मिल गया स्टॉक, तो उसको पूरा मजा लीजिए। जैसे पीटर डिरोथ एक क्लाइंट ने पूरा मजा लिया था। आपको याद होगा कि इस बुक का हमने डिस्कशन किया था, तो जो है पीटर डिरोथ के बारे में किया था कि पीटर डिरोथ जो इसके मतलब एक और फिडेलिटी के अंदर में एनालिस्ट थे, वो टॉय R&U को उन्होंने ही खोजा था। ठीक है,
तो उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए जो है फंड में पकड़ के रखा, और उन्होंने मतलब कि बहुत 25 बैगर तक का अपने क्लाइंट को मजा दिया। तो ये जो चीज़ है कि मैं सोचा कि भाई चलो हो गया, अब मैं गलती नहीं करूँगा, मगर फिर से मैंने फ्लावर बेकरी में ये गलती करी, और लांस पटाखे में भी यही गलती करी। वहाँ पे टेक ओवर की कहानी चल रही थी, टेक ओवर हुआ नहीं, मैं बोर हो गया, जैसे ही मैं बोर होकर बेचा वहाँ टेक ओवर हो गया। समझ रहे हो? तो यही होता है। खैर, मैंने ला क्विंटा में इनसाइडर के बेचने के बावजूद भी नहीं बेचा और सही रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं तो मैं कुछ सीखा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं ड्रम बीट इफेक्ट की, कि मतलब ये कहते हैं कि जो पोपट बजता रहता है किसी भी चीज़ का, कि उस चीज़ में आपका जो दिमाग है वो पोपट की तरफ ध्यान चला जाता है। अब ये जैसे कोई बोल देगा कि एक तरह से ये कह रहे हैं कि विजेता स्टॉक्स के साथ में टिकना और अपना पोर्टफोलियो का जो है होल्डिंग को बढ़ाना कठिन है, खासकर पूर्व में जो मतलब कि दाम बढ़ रहा हो, या मान लीजिए जो आपने पहले ले लिया था उसके बाद से वहाँ से दाम बढ़ गया या ऊंचा चला गया, तो वहाँ से उसको खरीदने में बहुत दर्द होता है। और जो आपने देख लिया है जो कि हाँ भाई ऊंचा गया हुआ है, उसके बाद वो नीचे गिर गया, तो उसको खरीदने में हमें कोई डर नहीं होता, अरे यहाँ तक तो वो पहुंच ही जाएगा। तो इस तरह का हम लोग के दिमाग में रहता है। ठीक ना? तो वो बता रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल जो हैक है एक तरह से हमारे दिमाग में, कि हमको लगता है कि भाई वो शेयर तो वापस उठ जाएगा, उसका विश्वास हो जाता है। ठीक है, मगर जो ऊंचा चला गया है उसको और ऊंचा जाएगा इस चीज़ का विश्वास हमें नहीं होता है। ठीक है, पर जो गिर गया है वो उठ जाएगा, तो वो वाली फीलिंग आती है जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, वो वाला विश्वास आ जाता है। ये जो विश्वास है इनकॉरिजिबल है। ठीक है, चाहे वह स्टॉक जिंदगी से हार रहा हो, फिर भी आपके कान में डमरू बजेगा कि भैया जो है नीचे मिल रहा है, इसको खरीद लो। और वैसे ही अगर मान लो कि कोई स्टॉक अगर मान लो आपने जो लिया है वो डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, तो फिर आपके कान में वो डमरू बजाने वाले बहुत आ जाएंगे कि ज्ञान पी लेंगे कि भाई अब बेच दो, ज़्यादा लालच मत करो, इतना लालच ठीक नहीं है, कोई इसको बेच के कोई दूसरा सस्ता ले लो। ठीक है, पता चला कि जो बेचा वो वहाँ से भी दोगुना तीन गुना हो गया, और जो लिया उसका दिवालिया निकल गया, और उसके ही साथ निकल गई जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेचने खरीदने से वो कह रहे हैं ब्रोकर का कमीशन तो मिलेगा, बेचोगे तो भी खरीदोगे तो भी। ब्रोकरेज हाउस का बाई सेल वगैरह के अलावे भी भाई बहुत सारी बेवकूफ़ी वाली बात है जो तुम्हारे स्टॉक को लेकर तुमने सुनी होगी, वह तुम्हारे दिमाग में धंस जाएगी, और जैसे मेरे दिमाग में घुस गई थी वार्नर इज एक्सटेंडेड, तो वही आपके दिमाग को खराब कर देगी। ठीक है, कभी वो लोग बोलेंगे जैसे टीवी चला के टीवी वाले लोग कि भाई बैंक स्टॉक में जो है मतलब खरीदारी चल रही है, इस बैंक स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह है, एयरलाइन स्टॉक्स में बिकवाली की सलाह है, यूटिलिटीज़ के दिन पूरे हो गए हैं, सेविंग्स और लोन वाला जो काम धंधा है वो तो मतलब कि ख़त्म हो गया है। इस तरह से जो न्यूज़ हर समय चलता रहता है वो भी खोपड़ी खराब कर देती है। मार्केट अगर डाउन हुआ है तो तुम भी पैनिक कर बेच दोगे। ठीक है, आप सब की सुन रहे हो, एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि भैया इस साल आपकी धन राशि अच्छी खासी बनेगी, इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि रिसेशन आने वाला है, आप दोनों पे विश्वास कर रहे हो, है ना? हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, फिर भी विश्वास कर रहे हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, कि हम लोग सभी कंफ्यूज हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये जो डमरू बजता है, कभी मान लो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैसे अभी डमरू बज रहा है कि भैया ऑयल का ये होगा, वेनेजुएला को ले लिया, और चाइना ताइवान का क्या होगा, और रसिया यूक्रेन का क्या होगा, इजराइल ईरान का क्या होगा, ये सारे चीज़ डमरू बज रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि M1 मनी सप्लाई का डमरू बजने लगा था हमारे टाइम पे। तो वॉल स्ट्रीट अचानक से ये आ गया कि भाई वॉल स्ट्रीट की तो सांसें अब इसी पे अटकी हुई है कि M1 की सप्लाई बढ़ गई है, ले बेटा। अचानक से ये M1 कहाँ से आ गया, है ना? कल तक तो नहीं था। M1 कम तो भी दिक्कत, बाद में बढ़ जाए तो भी दिक्कत। ठीक है, और बाद में जो है कुछ दिन के बाद ये M1 की दिक्कत सब हवा हो जाएगी, खत्म हो गई, पता चला कि सब हुआ था। ठीक है, अब मार्केट को M1 से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे जैसे फेड की बात, तो फेड दाम घटा रहा है, रेट कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको लेकर मतलब मार्केट का जो स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, अभी आप वो जो है फेड के एक बार चेयरमैन कहते हैं विलियम मिलर, कि वो बोलते हैं एक बार कि भाई 23% यूएस के जो लोग हैं उनको ये नहीं मालूम है कि फेडरल रिजर्व क्या है। उसको लगता है कि एक रिजर्वेशन सिस्टम है, 26% को लगता है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, और 51% को लगता है कि ये एक विस्की का ब्रांड है। ठीक है, तो फिर भी मतलब कि जो है जो आपका मतलब मार्केट एक्सपायरी के दिन में आपको देखेंगे कि जो है फेड या मान लो जब मार्केट ओपनिंग होने से पहले सब कोई चले जाते हैं कि भैया फेड की बिल्डिंग के पास में कि भाई रेट कट करोगे, कि हाँ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई क्या रेट कट होने वाला है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, तो उसके बेसिस पे स्टॉक के दाम ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। तो इस ये सब चक्कर जो है, ये डमरू बजता है, जो पोपट बजता है आपके दिमाग में, उसमें कई इन्वेस्टर को फेक आउट करके निकाल दिया गया। अभी भी आपका जैसे मान लीजिए फेक आउट करके निकालने का आपका खतरा बना हुआ है। ठीक है, कभी बोलेंगे कि भैया कच्चा तेल जो है उसके दाम घट गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। कभी कच्चा तेल का दाम बढ़ गया है, ये चिंता का विषय है मार्केट के लिए, भयंकर है। कभी स्ट्रॉन्ग डॉलर भयंकर है, कभी वीक डॉलर भयंकर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है, कभी मनी सप्लाई का बढ़ना भयंकर है, कभी मनी सप्लाई का घटना भयंकर है। तो ये सारी जो चिंता है, ये सब व्यर्थ की चिंता है। ये सब करते करते जो हवा बन जाएगा, तो बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह को आप देख के आपको पता चला कि इतना पोपट बजा कि आप फेक आउट होकर निकल गए अच्छे स्टॉक से। तो बोलते हैं कि भाई क्या मतलब बेचा ही नहीं कभी, तो व्हेन टू रियली सेल।
तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप इतना पढ़ने के बाद आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि मार्केट के उतार चढ़ाव से हमको नहीं बेचना है, तो मैं कब बेचूं? मैं कैसे समझूं कि मुझे कब बेचना है? तो बोलते हैं कि भाई वही कि इंटरेस्ट रेट अगर मतलब मार्केट में जनरल अगर बिकवाली करनी है, आपको निकलना है, एग्जिट लेना है कि स्टॉक मार्केट से अब मैं हाथ जोड़ दिया हूँ, तो आप ऐसा करो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो है पहले निकल जाओ या रिसेशन आने के पहले से निकल जाओ, ठीक है? तो वही आपके लिए लाभप्रद होगा। मगर क्या रिसेशन हमको बता के आएगा? क्या इंटरेस्ट रेट काटने से पहले हमको बताया जाएगा? नहीं ना। तो इस बारे में आप व्यर्थ का मत सोचिए। पीटर लिंच यहाँ कहते हैं कि इतने सालों में मैंने यही सीखा है कि जैसे खरीदने से पहले सोचते हैं, वैसे बेचने से पहले भी सोचना चाहिए। ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन को गोली मारो जब तक कि एकदम श्योर ना हो कि ऐसा होने से ऐसा ही होगा। अब जैसे 1986-87 में इनको पता था कि जब तेल के दाम घटेंगे तो ऑयल सर्विस कंपनी पे तो असर आएगा ही, तो जो है कोई दवाई की कंपनी में, फार्मा की कंपनी में थोड़ी फर्क आएगा। तो मैंने जगुआर, होंडा, सुबारू, वोल्वो ये सब कंपनी के शेयर बेच दिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि डॉलर अगर गिरेगा तो वो फॉरेन ऑटो मेकर्स वगैरह के जो है सेलिंग पे असर डालेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। तो अब हम लोग इसी जगह पे ठीक है, तो यहाँ मतलब ये, अगर तुम ये जानते हो कि तुमने ये सोचकर मतलब आपको कब बेचना है, कि जो भी कहानी सोच के आप लिए थे, जो हम लोग 7 कैटेगरी पढ़े थे, स्लो ग्रोअर, स्टालवार्ट, साइक्लिकल, टर्न अराउंड, एसेट प्ले एंड अपना फास्ट ग्रोअर, तो वो सारी कहानी जब तक चलेगी, इन जनरल जनरल कहानी चलेगी, तो जो हमने कहानी सोच के ली थी वो कहानी चल रही है, तो हमको उसके साथ में टिके रहना है। कहानी वो खत्म हो गई तो हमको वहां से उसको बेच के निकलना है। तो ये सिंपल यहाँ पे बताया है। उसके बाद पीटर लिंच ने मतलब डिटेलिंग भी करी है इसी चैप्टर में, पर हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।